ओके, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रिएक्शंस के रेट में बात करते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। तो रिएक्टेंट के घटने को रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहेंगे और प्रोडक्ट के बढ़ने को रेट ऑफ अपीयरेंस कहेंगे। हम लोग इस चैप्टर में रिएक्शंस के रेट में रिएक्शंस के रेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक रिएक्शन की जो रेट है वो दो तरीके से डिफाइंड होती है, एक एवरेज, एक इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट जैसे कि हम लोग यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे काइनेमेटिक्स में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वैसे ही एक एग्जांपल है यहाँ पे। ये रेट ऑफ द रिएक्शन का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट के रेट ऑफ डिसअपियरेंस का ग्राफ है। तो ये दो हमने वैल्यूज़ एज्यूम किया है कि T1 टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 था, T2 टाइम पे इसका C2 है। तो इसका एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकलेगा, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकलेगा, वो C2 फाइनल माइनस इनिशियल और T2 माइनस T1। तो चूँकि क्या कहते हैं, जैसे कि हमें पता है कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग यहाँ पे बाहर की साइड नेगेटिव साइन डाल देंगे ताकि वो बैलेंस आउट हो सके। यहाँ पे ये माइनस का, हाँ ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग बाहर से माइनस डालेंगे। और इंस्टेंटेनियस रेट दूसरे तरीके का रेट डिफाइंड है। इंस्टेंटेनियस ये डेल्टा टी ज़ीरो से माइनस डेल्टा डी सी बाय डी टी होता है, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए बात करें तो प्रोडक्ट के लिए भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन है। तो एवरेज अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट वो भी वैसे ही डेल्टा सी बाय डेल्टा टी निकलेगा, पर यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस एवरेज अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट वो डी सी बाय डी टी है, ठीक है। तो समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ। एक रिएक्शन होती है, उसमें जो रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, जो उसके घटने को रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस का नाम दिया गया। और फिर एक रिएक्शन में दो तरीके के रेट डिफाइन हो रखे हैं। एवरेज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और जो यहाँ पे फाइनल वैल्यू कम होती है। तो एक मिनट, यहाँ पे जो रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस रेट है वो माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से निकलेगा और इंस्टेंटेनियस माइनस डी सी बाय डी टी से निकलेगा। सिमिलरली प्रोडक्ट का अपीयरेंस रेट डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, मतलब पॉजिटिव डेल्टा सी बाय डेल्टा टी और डी सी बाय डी टी से निकलेगा। एवरेज अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी और डी सी बाय डी टी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। फिर अगली बात आती है कि अगर एक रिएक्शन दे रखी है 2A + 3B + 2C, तो माइनस डी ए बाई डी सी, ये माइनस दिखाता है। माइनस क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है कि ये एवरेज डिसअपियरेंस रेट है, ये डिसअपियरेंस रेट ऑफ A है और ये डिसअपियरेंस रेट ऑफ B है। मतलब कि डिसअपियरेंस रेट ऑफ A, डिसअपियरेंस रेट ऑफ B, और ये क्या है, अपीयरेंस रेट ऑफ, पॉजिटिव में लिखा है तो अपीयरेंस रेट ऑफ C है ये। तो यहाँ पे तो ये क्या ये तीनों बराबर है? नहीं, तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि जब A के 2 मोल घटते हैं तो जब A के 2 मोल हटते हैं तो B के 3 मोल हट चुके होते हैं और C के 2 मोल बन चुके होते हैं, इसलिए तीनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर तो ये तीनों बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इन तीनों जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटिंग स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन, उसको उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे जो 1/2 -1/2 डी ए बाई डी टी के इक्वल हो जाता है। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाता है। ओहो, इसे थोड़ा समझाना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। 2A + 3B एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, रिएक्शन दी हुई है। ये उसका डिसअपियरेंस रेट है, ये उसका डिसअपियरेंस रेट है, ये उसका अपीयरेंस रेट है, ठीक है। डिसअपियरेंस और ये अपीयरेंस रेट ऑफ द रिएक्शन है। उसके बाद ये तीनों के तीनों क्या इक्वल है? नहीं, क्योंकि ये इसका 2 मोल घट रहा है तो 3 मोल घट रहा है और इसका 2 मोल बन रहा है, ठीक है। तीनों के तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल कब होंगे? वो इक्वल होंगे जब हम लोग इन रिएक्शन में जो ये A का कंपोनेंट है, A के आगे जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो जब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इन इंडिविजुअल को इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाएगी। यहाँ पे नाउ दे आर इक्वल बिकॉज दे आर नॉट। हाँ, तो इस यहाँ से अच्छा क्लियर करता हूँ मैं ये। अगर हम लोग रिएक्शंस को उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आती है। फोकस करने वाली बात है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आती है। यहाँ पे अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस रेट की बात नहीं हो रही, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आती है। अगर हम लोग जो रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके इक्वल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाती है उनके, ना कि उनका डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस अगर मैं यहाँ पे पूछूँ तो ये डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ बी और अपीयरेंस रेट ऑफ सी, इन तीनों को डिवाइड करने के बाद ये चीज़ ये डिफाइन नहीं करती कि इनका डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस रेट इक्वल हो जाते हैं, बल्कि ये चीज़ डिफाइन करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है वो -1/2 ये हो गई -1/2 dA/dt, और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी -1/3 और dB/dt। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी। तो अगर हम लोग अच्छा वन शॉट में बोलूँ तो क्या कहते हैं, उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आती है। और वैसे रिएक्शन में कोई भी इन तीनों में ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 लेक्चर 1 ख़त्म होता है।